सत्कार करण्याचा, त्यांना प्रोत्साहित करण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी होतोय. बरोबरीने अनाथ संशोधन व विकास अकादमी केंद्राचं उद्घाटन या ठिकाणी होत आहे. त्या कार्यक्रमाला कोणाही सामान्य माणसाला, स्मृति जी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं की कोणाही सामान्य माणसाला आश्चर्य वाटेल की नाती काय असतात. तर श्रीकांत भारतीयच्या कार्यक्रमाला जायचं आहे तर जायचं आहे छत्तीसगडमध्ये दंतेवाड्याला. आता छत्तीसगडहून दंतेवाड्याला जाताना व्हाया मुंबई कसं जाता येतं मला माहित नाही, परंतु त्या श्रीकांतच्या प्रेमापोटी व्हाया मुंबई चाललेल्या आहेत. आणि 1 वाजता त्यांनी विमान उडवलं नाही तर तिथल्या एका मोठ्या कार्यक्रमामध्ये अडचण येणार आहे. त्यामुळे केवळ 10 मिनिटात त्यांना त्यांचं मनोगत मांडून इथून निघायचं आहे आणि 1 वाजता त्यांना त्यांचं विमान उडवायचं आहे. आश्चर्य म्हणजे आमच्यासारखे राज्याचे मंत्री 4-4 गाड्या मागे पुढे घेऊन फिरतात, त्यांच्या पुढे एकही गाडी नसल्यामुळे त्या ट्रॅफिकमध्ये अडकल्या. तर मी त्यांना या निमित्ताने विनंती करणार आहे की आवडो न आवडो एक गाडी पुढे लागते की ज्यामुळे ट्रॅफिक क्लिअर होतं. तर अशा ऑल द वे आलेल्या स्मृती दिदी, व्यासपीठावर उपस्थित ही सगळी कल्पना त्यांनी मांडली. कल्पना मांडता येते पण ती रुजवता येत नाही, तर ती रुजवली असे आमचे परममित्र श्रीकांत भारतीयजी, विधान परिषद सदस्य, त्यांच्या पत्नी शीतल भारतीय, व्यासपीठावर उपस्थित अशोक गुंदेचाजी आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, मला असं वाटतं की या कामाची नीट माहिती, नीट जाणीव आपल्या मनामध्ये निर्माण झाल्यामुळेच सकाळचा वेळ हा कार्यक्रमाला सोयीचा नसताना सुद्धा इतक्या मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित आहात. हे एक मोठं पुण्याचं काम आहे की जे कोणी ना कोणी करण्याची आवश्यकता होती. त्याची सुरुवात श्रीकांतने केली, त्याला सरकारने पाठबळ उभं केलं आणि करता करता 1% नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षणापर्यंत हे पोहोचलेलं आहे. ये बताना भूल गए कि इस मंच पर आज सबसे आयु में वरिष्ठ, अनुभव में वरिष्ठ दादा है. आज इस मंच पर राजनीति से संबंधित कोई भी संबोधन नहीं होगा. वो इसलिए क्योंकि यह मंच नीति का है, राजनीति का नहीं. ये मंच सेवा का है और ये मंच समाज के उत्कृष्ट सोच का है. मेरा पहला परिचय इसी ही सभागार के इर्द गिर्द आज से 20 साल पहले श्रीकांत भारतीय से हुआ. तब सास बहू करती थी तो श्रीकांत को 2 लोगों ने विशेष रूप से टीका करके कहा कि ये 60 साल की सास है, इसको तो युवा मोर्चा में क्यों काम दे रहा है. फिर एक टीका श्रीकांत पे और हुई, एक्टर है, अकल कम होगी, निष्ठा होगी नहीं, इसको तू क्यों काम दे रहा है. और देवी और सज्जनों, जिसने वो टीका की आज वो इस सभागार की पहली पंक्ति में यहीं सामने बैठा हुआ है. बोलू का संजय? त्याचं नाव आहे संजय केनेकर, हे आमचे वरिष्ठ नेता है. श्रीकांत ने आज से 20 साल पहले, क्या उम्र है मैं बोलूंगी नहीं, श्रीकांत ने उस वक्त कहा कि संजय मौका सबको देना चाहिए, फिर देखते हैं मौका पाने के बाद समाज को सशक्त करने के लिए ताई से कितना हो पाएगा, और जितना हो पाएगा अगर उस अध्ययन में हमसे कोई योगदान हो पाए, चाहे वो संस्कृति के विषय में हो, चाहे वो कला के विषय में हो, चाहे वो राजनीति के विषय में हो, अगर ताई अध्ययनशील रहेगी तो हम मदद करेंगे. 20 साल पहले उम्र मेरी तब 27 की थी. एक व्यक्ति का जो मुझसे कभी नहीं मिला, उसका ये विश्वास रखना
कि समाज कल्याण के संकल्प के साथ अगर कोई व्यक्ति आगे आता है तो उसे कम से कम एक मौका देना चाहिए। ये संयम रखना कि भले ही हम किसी को जानते ना हो, लेकिन ये विश्वास उत्कृष्ट है अपने आप में कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आए और आप कोई योगदान देना चाहते हैं। इस भावना को समझना अपने आप में एक पॉलिटिकली मैच्योर इंसान नहीं, बल्कि एक सोशली रिलायबल इंसान का प्रथम परिचय है जो श्रीकांत ने दिया। तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी में संगठन की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से उत्कृष्ट कार्य करने वालों में से श्रीकांत भारतीय का नाम है। और 20 सालों के अंतराल में मैंने कभी भी श्रीकांत की किसी भी बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि वी हैव ऑलवेज मेट ऑन द बैटलफील्ड ऑफ आइडियाज। और आइडिया जब तर्पण का आया तब दादा ने तो आज पक्षपात किया है, श्रेया को शीतल बोला है, तो मैंने बोला श्रीकांत को, ये ससुराल वालों में क्यों माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन ऑन द बैटलफील्ड ऑफ आइडियाज श्रेया और श्रीकांत का ये सोचना कि क्या हमने सामाजिक जीवन में इसलिए प्रवेश किया था कि सिर्फ राजनीतिक ऊंचाइयों को छुएंगे, या इसीलिए आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमने ये संकल्प किया कि हमें सामाजिक कार्यों से जुड़ना है, ताकि जब हम ना रहें तब कोई तो ऐसा हो जो कहे कि आज मैं जहां हूं वहां पहुंचने के लिए कोई तो था जिसने मेरा साथ दिया, कि जिस स्फूर्ति के साथ सृजन की भूमिका में आपने तर्पण फाउंडेशन को महाराष्ट्र में प्राण दिए, उसी प्रकार से तर्पण फाउंडेशन का आप देश की राजधानी में दिल्ली चैप्टर की शुरुआत करें। मैं फाउंडेशन की कार्यकर्ता बनकर आपको सहयोग दूंगी। औरंगाबाद चैप्टर की, संभाजी नगर चैप्टर की पूरी जिम्मेदारी कहने का बीस साल बाद जिनको मुझ पर थोड़ा बहुत सा डाउट था, वो प्रायश्चित तो इसी प्रकार से करेंगे कि अगली बार विशेषतः बड़े शहर में कोई अकेली महिला अगर अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए योगदान देना चाहे तो उस पर विश्वास करने वाला, उसको प्रोत्साहित करने वाला एक युगल जोड़ा उसे निश्चित रूप से मिलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आज जिसको स्मार्टफोन मिला, डिवाइस मिला, लैपटॉप मिला, ना उस लड़की की आंखों में मायूसी थी, ना उस लड़के के चेहरे पे शिकन थी। इस मंच से ऐसे लोगों के बारे में भाषण देना बहुत आसान है, इनकी मदद करना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इनका जीवन जीना अपने आप में एक चुनौती है। और उस चुनौती का आपने जिस प्रकार से सामना किया, जीवन की आपाधापी में, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो कहते हैं ना भरे पूरे परिवार, वहां पर भी आज ये हालात हैं कि बूढ़े माँ बाप की बात सुनने के लिए औलाद तो है, लेकिन औलाद के पास वक्त नहीं है। औलाद के पास माँ बाप तो हैं, लेकिन माँ बाप के पास बैठकर चर्चा करने की इच्छा नहीं है। तो श्रीकांत जी और श्रेया जी, आपने ये कार्यक्रम मात्र इनके लिए नहीं किया, बल्कि समाज के हर उस परिवार के लिए किया है जिनके घरों में शाम को घुसते वक्त माँ पिता से बात करने से पहले टीवी का मुंह देखा जाता है, जिनके घरों में टेबल पर बैठना हो या घर के किसी कोने में खाना खाना हो तो उठकर
बुजुर्गों को नहीं देखा जाता है, बल्कि नीचे स्मार्टफोन पर नेटफ्लिक्स देखा जाता है। मैं उन परिवारों से कहना चाहती हूँ, जिस दिन संग बैठकर खाने वाला वो पिता या माँ नहीं होगी, शायद उस दिन आपको समझ आए कि तर्पण के पीछे भावना क्या है। जिन नौजवानों ने आज यहाँ पर तर्पण फाउंडेशन के सौजन्य से मदद पाई, उनको उनके आगामी करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। तर्पण फाउंडेशन जैसे सृजनात्मक कार्य हम सब जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो अपने जीवन में किसी न किसी स्वभाव में, स्वरूप में समाज को सशक्त करने के लिए, समाज के प्रति योगदान देने के लिए यह संस्कार हम सभी कार्यकर्ताओं में रहे। आज इस मंच से, प्रभु से आप सबके लिए यही आशीर्वाद मांगती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। श्रेयाताई, श्रीकांत भाई, शीतल नमस्ते। राइट, तो फिर सास बहू का झगड़ा जैसे आप देख रहे हैं, मेरा और दादा का चलता रहेगा। आप इस कार्यक्रम में पधारे। दादा ने सत्य कहा कि कोई एस्कॉर्ट नहीं होता, मैं अकेली गाड़ी में घूमती हूँ, लेकिन ये भी मुसीबत जो संस्कार की है वो श्रीकांत ने दी है कि चाहे कहीं भी जाओ, ये ना भूलो कि आज गाड़ी आगे पीछे होगी, लेकिन कल सत्ता का स्वरूप ऐसा है, गाड़ी हो ना हो, दोस्त हमेशा साथ रहने चाहिए, परिवार हमेशा साथ रहना चाहिए। तो इसी स्वभाव को, इसी संस्कार को, इसी संदेश को प्रणाम करते हुए पुनः तर्पण फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मेरा नाम सारिका मल्होत्रा, मैं CEO हूँ तर्पण फाउंडेशन की। 18 साल के बाद बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ता है। उनके पास ना आधार कार्ड ना पैन कार्ड, रहने की जगह नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। तो इस सोच से बना था तर्पण फाउंडेशन। हम उनकी पढ़ाई लिखाई, रहना खाना, हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। कड़ी मेहनत से आज ये बच्चे कुछ PSI ऑफिसर बने हैं, कुछ MBBS कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर्स बने हैं, अलग अलग अपने पैर पे अब खड़े हो चुके हैं। दया की ज़िंदगी इनके लिए कभी थी नहीं, हम इनके पीछे सारे खड़े हैं। हम मतलब तर्पण फाउंडेशन, इस फाउंडेशन में 60 डायरेक्टर्स हैं, हम सब मिलके ये करते हैं काम। मैम, किस तरीके का सपोर्ट आप लोगों का रहता है इन सभी बच्चों के साथ में? सच बताए तो जैसे अपने बच्चों के साथ अपनी माँ पिता का जो सपोर्ट होता है, वही सपोर्ट हम इन बच्चों को देते हैं। इमोशनल देते हैं, फिज़िकली कभी ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, मेंटली देते हैं, फाइनेंशियली देते हैं। कभी कोई फेस्टिवल हो, जैसे हम हमारे बच्चों के साथ करते हैं, हम इन बच्चों के साथ करते हैं। तो जैसे एक माँ बच्चे, पिता बच्चे का रिश्ता होता है, वही तर्पण और इन बच्चों का होता है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? आप देश में जिस तरीके से माँ बाप होने के बावजूद भी लोग उन पर ध्यान नहीं देते, ऐसे में इस तरीके की चीज़ें लोगों को किस तरीके का मैसेज देता है? मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि आपके भाग में अगर आपको किसी तरह के अनाथ बच्चे दिखते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिन्हें भूख लगी हो या कुछ, आप कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके प्लीज़ इनके पीछे खड़े रहिए। खून का रिश्ता ज़रूरी नहीं होता है, हमें बस प्यार देना ज़रूरी है। और जैसे स्मृति ईरानी जी ने कहा कि इस भूमि पे कोई बच्चा अनाथ नहीं है, तो हमें वो बात सत्य करके दिखानी है। हर बच्चे को यशोदानंद की ऐसे परिवार मिलने चाहिए, यही मेरी दुआ है। मैम, कई सारे शाखाओं की भी उन्होंने बात की है कि और भी जगहों पर इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, तो कैसा लग रहा है, किस तरीके की तैयारी करेंगे अब आप लोग? इसी सोच से, जैसे स्मृति जी ने कहा कि काफ़ी सारी जगहों पे ये सब होना चाहिए, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन शुरू किया है। अनाथ बच्चों के ऊपर कहीं भी रिसर्च होता नहीं है। तर्पण फाउंडेशन इसकी वजह से, ये सोच से इन्होंने ये शुरू किया है। इसमें हर स्टेट के बच्चे का रिसर्च होगा, कहाँ कहाँ इस तरह के बच्चे हैं, आश्रम से कब निकलते हैं, इनके साथ होता क्या है, ये क्या करते हैं, हमें इनको डेवलप स्थिति में लेके जाना है। तो इसी सोच से रिसर्च एंड डेवलपमेंट तर्पण का शुरू हुआ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जय मल्होत्रा। 18 साल कोई उम्र नहीं है जहाँ पर इन्हें अनाथ आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो तर्पण फाउंडेशन ने 2021 में महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MOU साइन किया, जिसके तहत बच्चे जैसे 18 साल के होंगे उनका डेटा गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगा। पिछले 3 साल में अभी 1161 बच्चों का हम उनका
पुनर्वास कर सके हैं, जिसमें हम उनका रहने का, उनके खाने की, उनकी डेली नीड्स और सबसे इम्पोर्टेंट उनको एजुकेशन, जिससे वो अपने पाँव पे खड़े हो सके, उनके ऊपर हमने ध्यान दिया है। इसी का कुछ रिजल्ट आज यही था कि कुछ बच्चों ने MPSC क्रैक करके PSI बन चुके हैं। उसी के साथ साथ नर्सिंग के अलग अलग कोर्सेज किए, पुलिस कांस्टेबल बने हैं और अभी कुछ MPSC के लिए अपेयर कर रहे हैं, MPSC UPSC के लिए। तो हम बेसिकली इससे हमारे ये जो बच्चे हैं इनको एक पुनर्वास होते हुए, इनका नया जीवन दान करते हुए कि मतलब 18 साल के तक उन तक जो अनाथ आश्रम में चीज़ें हुई हैं उसको आगे कैसे अच्छे से शेपअप करके उनके माता पिता बन के, उनके भाई बहन बन के, उनके लिए कैसे हम एक रिफॉर्मेशन लेके आ सके। तो हम पूरा सिस्टमेटिक डेटाबेस ओरिएंटेड ये महाराष्ट्र सरकार में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। अभी आज के इस अवसर पे जब हम यहाँ पर तर्पण ऑर्फन रिसर्च एकेडमी डेवलपमेंट सेंटर की बात, टॉरेक की जो हम बात कर रहे हैं आज, जिसका इनॉग्रेशन स्मृति ईरानी जी के हाथों से हुआ है, तो इसके तहत हम पूरी इसकी डिटेलिंग में जाने वाले हैं कि मतलब पूरे हर राज्य भर में अलग अलग क्या क्या इनके लिए योजनाएं रखी गई है जिससे इनके बेटरमेंट की हम बात कर सके। कैसा है, महाराष्ट्र सरकार एक पहली स्टेट है जहाँ पर यहाँ पर हम ये काम कर सके हैं। कहते हैं आकाश बहुत बड़ा है, तो हम कितने उसमें से हम वाटअप में उनकी मदद कर सके इन बच्चों की, हमारी वही हमेशा इच्छा रहेगी। स्मृति जी ने कहा भी कि अभी वो केंद्र सरकार के साथ तर्पण रिसर्च सेंटर का MOU भी करेगी, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। तर्पण फाउंडेशन ये 18 साल के ऊपर जब बच्चा बालगृह से बाहर निकलता है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने वाली एक NGO ऑर्गेनाइजेशन है। हम गत 5 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 5 साल के सफ़र में हमने 1166 बच्चों को अडॉप्ट किया है। आज का जो कार्यक्रम था उसका नाम था प्रतिभा सम्मान। हमारे कुछ बच्चे जिन्होंने कुछ मुकाम पाया है, हम सभी को मालूम है कि देवेंद्र जी जब फडणवीस जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे उस वक्त उन्होंने बालगृह से निकले हुए ऑर्फन बच्चों के लिए 1% रिजर्वेशन का डिसीजन किया था और उस निर्णय की वजह से तर्पण फाउंडेशन को इस क्षेत्र में काम करने के लिए एक अच्छी पहल मिली और उसके तहत आज हमारे 5 बच्चे PSI बन चुके हैं, हमारे 2 बच्चे सेल टैक्स इंस्पेक्टर बन चुके हैं, हमारा एक बच्चा RFO बन चुका है, हमारे कई बच्चियां जिन्होंने नर्सिंग में काम कर रहे हैं, हमारी एक बेटी अभी लंदन में पढ़ रही है, हमारा एक बेटा अभी MBBS पढ़ रहा है। ऐसे सारे बच्चों को हम फेलिसिटेट किए आज, जिसका नाम था प्रतिभा सम्मान। और 5 साल के सफ़र में हमें समझ में आया कि समाज का ये जो सब्जेक्ट है ऑर्फन आफ्टर 18, जिसको आफ्टर केयर कहते हैं, इस विषय को लेकर कोई रिसर्च नहीं है, कोई PhD नहीं है और इसलिए तर्पण फाउंडेशन ने आज तर्पण ऑर्फन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमी सेंटर का इनॉग्रेशन किया है और जिसके तहत ये देश का पहला सेंटर होगा कि जिसके अंदर ऑर्फन इस विषय को लेकर एडॉप्शन हो, फोस्टर केयरिंग हो, ऑर्फन आफ्टर 18 हो, इस विषय को लेकर हम अभी सारे लोगों को मिलकर रिसर्च करनी है। माझं नाव आकाश सुदे, माझी निवड मुंबई पोलीसमध्ये झालेली। मी गेल्या 3 वर्षापासून तर्पण या फाउंडेशनशी कनेक्ट आहे आणि माझ्यासारखे असे खूप मुलं आहेत की जे म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या मागास, प्रत्येकाची वेगवेगळ्या अडचणीत या फाउंडेशनमुळे आम्हाला जी आर्थिक मदत पण झाली आणि मी पोलीस भरती तयारी करत असताना मला डायटिंगसाठी असेल किंवा कोणत्या क्लाससाठी पण मदत झाली आणि आज मला जे सत्कार झाला म्हणजे इथे एवढं आनंद झाला की म्हणजे शब्दाच्या पुढे सांगू शकत नाही। बाबाबद्दल बोलावं तर कमीच आहे। म्हणजे आतापर्यंत बाबा म्हणजे मी आज नवीन आल्या सर म्हणत होतो, सर बोलत होतो, नंतर बाबा बोलले आपला एक परिवार आहे की आपला परिवार आहे की इथं आपण प्रत्येकाला ताई दादा बोलूनच बोलायचं आणि खरंच की आपला इथं आले की असं वाटतं की आपलं कोणतरी जिव्हाळ्याचं सवय सगळं परिवाराचं आहे आपला। तर आज मी इथं आलो तर मला खूप आनंद वाटला आणि हा मला जेव्हा आज माझा सन्मान झाला त्याबद्दल मी म्हणजे ही क्षण मी आयुष्यभर विसरू शकत नाही की एका म्हणजे आफ्टर केअर होममधून म्हणजे आता म्हणजे 15-16 वर्षाचा जो प्रवास होता माझ्या हॉस्टेलमधला, ते प्रवास करत 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 इथवर येणं खूप अडचणी आल्या। इथवर येणं का सोपं नव्हतं, कधी कॉलेजचं कधी कोणते प्रत्येक ठिकाणी कसं असतं। आता मी लहानपणापासून संस्थेमध्ये राहिलेलो आहे, प्रत्येक मुलाच्या अडचणी माहीत आहेत। कोणी असे मुलं आहेत की काही संस्थेमध्ये मतिमंद आहेत की त्यांना काही समजत नाही। आता आम्हाला काय आमचं शिक्षण झालं ते काही 5वीपर्यंत शिक्षण झालं त्याचं पुनर्वसन करणं अवघड आहे। आम्ही इथं
आम्ही एवढंच सांगेल की आमच्या सर्व म्हणजे आमच्या मुलांना की कोणती गोष्ट तुम्ही प्रामाणिक करा, त्याच्यामध्ये तुम्ही 100% योगदान द्या तुमचं. आणि कोणती गोष्टीला आपण आपलं 100% योगदान दिलं ना, वरचा देव पण बोलतो की नाही, इसमें कुछ तो बात है, कुछ तो अलग करेगा. इसलिए त्याच्यानं म्हणतो मी, आपलं कोणते काम करा, प्रामाणिक करा. आणि मला तुम्ही सर्वांनी बोलण्याची संधी दिली त्यामुळे मी तुमच्या सर्वांचे आभारी आहे. बद्दल मी जेवढं सांगेल तेवढं कमीच आहे, कारण मला पहिल्यांदा लॉकडाऊनमध्ये तर्पण फाउंडेशनने कॉल केला तर म्हणलं तुम्हाला काय आर्थिक सहायता किंवा काय राशन विसन, तेव्हा आम्ही रूम करून राहत होतो. कारण 18 वर्षानंतर मी रूम करून राहायला लागलो, स्वतः कमावं लागलं, शिकायला लागलो. मग त्यानंतर शिक्षण करता करता इथपर्यंत तर्पण फाउंडेशनमध्ये आलो, कारण मला तर्पण फाउंडेशनने आर्थिक मदत केलं. राशनपासून ते त्यानंतर शिक्षणासाठी मी डाएट म्हणजे स्वतः कॉन्स्टेबल आता पोलीस भरती ते त्यांच्यामुळं झालेलं आहे. कारण का मला डाएटसाठी किंवा मैदानासाठी इतर शिक्षणासाठी जे पुस्तकसाठी जे आपल्याला लागतं शिक्षणासाठी ती पण त्यांनी खर्च केलेला आहे. कारण मी जीवनामध्ये लय स्ट्रगल केलेलं, म्हणजे जेव्हा लहानपणापासून आठवत नाही तेव्हापासून मी हॉस्टेलला आहे. कारण मला कुणी पालक नाही, काय नाही, मी पूर्णपणे अनाथ असेल. मला कुणा नातेवाईक माहीत नाही, आत्तापर्यंत आले नाही कुणी भेटायला. त्यामुळं जे परिवार आहे ते माझं तर्पणच आहे. त्यासाठी मी जे एवढं बोलते तेवढं कमीच आहे. सबको सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम पूजा नेमाड़े है. मैं प्रॉपर अकोला से हूँ. वहाँ पे आनंद आश्रम करके एक आश्रम है, मैं बचपन से वहीं पे पली हूँ और मेरा पूरा बचपन वहाँ गया है. अभी फ़िलहाल मेरा MSc कंप्लीट हो चुका है कम्युनिकेशन एक्सटेंशन में. अभी मेरा फिर से MSc चालू है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में. और मैं जब से बाहर निकली हूँ आश्रम से, तब से मुझे तर्पण फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मेरा रहने खाने के लिए और अदर मेरा जो एक्टिविटीज़ के लिए भी तर्पण फाउंडेशन की तरफ से मुझे बहुत मदद हो रहा है. उसके बाद मेरा एजुकेशन का पूरा खर्चा तर्पण फाउंडेशन कर रहा है. एक्चुअली मैं उनको बहुत तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही हूँ. इसलिए थैंक यू सो मच तर्पण फाउंडेशन.